Hello students, I welcome you all in the class of chemistry. Today we will discuss one more topic from lesson 3 atoms and molecules, and the topic is atomic mass unit. We have done Dalton's atomic theory, जिसका बहुत ही एक मेन पॉइंट था जो डाल्टन ने बताया था एटम के मास होते हैं राइट वो उनकी थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हर एटम का कुछ ना कुछ मास होता है जो उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से पिक की थी राइट अब कोई भी एटम है हमने बात करा उस एटम का एक सिंबल होता है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हम जब भी किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसके सिंबल की हेल्प से करते हैं और उसके साथ साथ दो चीज़ें हम और मेंशन करते हैं सिंबल के साथ। वन इज़ एटॉमिक मास एंड अनदर इज़ एटॉमिक नंबर। सपोज़ हमें कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन जिसका सिंबल होता है सी राइट तो हमने लिखा सिर्फ उसका सिंबल सी। और एक चीज़ कहलाती है सबस्क्रिप्ट और दूसरा कहलाती है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, जो हम कंप्यूटर में भी जब टाइप करते हैं तो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास है 12। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्बन के लिए। अब इसमें 6 पूछा जाए, 6 क्या है? तो 6 है बेसिकली कार्बन का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मींस कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट और एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कहलाते हैं उसका एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन से ही हम बताते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये अलग बात है कि अगर एटम है वो न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या ये कहें कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तभी एटम न्यूट्रल आएगा। और ये जो 12 यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मास नंबर। मास नंबर। और मास नंबर है क्या? मास नंबर मींस मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये है उसका मास नंबर, यानी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड मास नंबर राइट। तो अब इसी फॉर्मूला से अगर हमें किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1H1 लिखा हुआ है और आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट या हाइड्रोजन एटम का सिंबल है। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो ये नंबर एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर ये पूछा जाए कि इस एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन 1 आ जाएंगे। ये पूछा जाए कि इसका एटॉमिक मास कितना है, तो ये नंबर जो है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं। तो 1 इसका एटॉमिक मास यूनिट या फिर मास नंबर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, तो क्या आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला सीखा A = P+N राइट। ए क्या है? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N। अब हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। मास कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। और हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो N की वैल्यू आ जाएगी 0। 1 - 1 = 0। तो जो हाइड्रोजन का आइसोटोप, हमने आइसोटोप्स भी करे हैं लास्ट क्लास में, तो 1H1 जिसको हम कहते हैं प्रोटियम। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? ये प्रोटियम। तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ प्रोटियम या 1H1 या हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते राइट। न्यूट्रॉन उसके 0 आएंगे। लेकिन इसी हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है 1H2 जिसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम राइट। और इसको कभी कभी हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कैपिटल डी से भी करते हैं। अगर कैपिटल डी लिखा है तो कैपिटल डी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन।
ड्यूटेरियम में ज़रूर कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे अगर हम बात करें तो मास नंबर या एटॉमिक मास 2 आ रहा है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो जो ड्यूटेरियम है उसमें एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटियम में या जो मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो एक एटम के पास उसका सिंबल होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है और उसका एटॉमिक मास होता है, राइट। एटॉमिक नंबर हमने समझ लिया कि उसके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब हमें बात करनी है एटॉमिक मास यूनिट की, कि एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था। तो आई टोल्ड यू कि डाल्टन ने एटॉमिक मास की बात करी थी अपनी थ्योरी में। एटम के मासेस जो हैं वो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में या एएमयू के टर्म में बताया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिफाइड स्केल, और डाल्टन ने इसकी बात करी थी, एटॉमिक मास की बात डाल्टन ने करी थी, इसलिए इसको डाल्टन स्केल भी कहते हैं। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एटॉमिक मास तो हमने समझ लिया कि एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द डाल्टन or unified atomic mass unit is a unit of mass used in science or physics, chemistry, right? And the symbol is, डाल्टन के रिस्पेक्ट में इसको हम DA लिखते हैं या फिर U लिखते हैं, यूनिफाइड स्केल पे बात होती है, और या फिर AMU लिखते हैं। जो आपको ज़्यादा कॉमन मिलेगा वो लिखा होगा U और AMU। बेसिकली जो एटॉमिक मास यूनिट है ये रिलेटिव मास को रिप्रेजेंट करती है। एटम जो है हमने कहा था बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, इतने छोटे हैं कि उनका एक एटम का मास निकालना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। तो जो एटम के मास निकाले जाते हैं वो रिलेटिव मासेस निकाले जाते हैं। रिलेटिव मास का मतलब है एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर करके बताया जाएगा कि उसकी कंपैरिजन में वो पहला वाला एटम कितना हैवी है। अब साइंटिस्ट के पास एक और चैलेंज था ये कि किस एटम को वो बेस बना के चलें, किससे कंपेयर करके रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले जाएं। तो इनिशियली हाइड्रोजन को ये चीज़ लिया गया कि जो कंपैरिजन किया गया वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में किया गया कि कोई भी एलिमेंट के मास की अगर हमें बात करनी है या कोई भी एटम के मास की बात करनी है तो हाइड्रोजन से कंपेयर करके बताया गया कि वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना हेवियर आएगा। लेकिन ये इस क्राइटेरिया बहुत दिन तक नहीं चला। लेटर ऑन ऑक्सीजन को लिया गया कि ऑक्सीजन से कंपेयर करके बताया गया कि एक पर्टिकुलर एटम जो है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के कंपैटिबली कितना हेवियर होगा। और जब ऑक्सीजन को पैरामीटर बनाया गया, स्केल बनाया गया, तो किसी भी एटम का अगर मास निकालना होता था तो कहा जाता था मास ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू, ऑक्सीजन का खुद का मास होता है 16, तो 1/16 ऑफ द मास ऑफ an atom of oxygen, an atom of oxygen। ये काफ़ी हद तक एक्सेप्ट भी किया गया। रीज़न था एक्सेप्ट करने का कि ऑक्सीजन का नेचर ही ऐसा है, ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। आप अगर देखोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो जाती है, कार्बन के साथ भी कंबाइन हो जाती है, सल्फ़र के साथ भी कंबाइन होती है, फॉस्फोरस के साथ भी कंबाइन होती है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, राइट। और दूसरा रीज़न कि जो ऑक्सीजन को प्रेफर किया गया और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया गया वो ये कि जब ऑक्सीजन की हेल्प से दूसरे एटम के मासेस कैलकुलेट किए जा रहे थे तो एक होल नंबर ऑब्टेन हो रहा था, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में हमने जिस कमेटी की बात करी थी IUPAC, 1961 में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया और कार्बन को लेकर आए, और जिसमें कार्बन को बेस बनाया गया और कार्बन को बेस बना के बाकी सारे एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले गए। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एक एटम का मास डायरेक्टली ना बता के दूसरे
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे अभी यहाँ हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन के रेफरेंस में बताना है, राइट। एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखिए, कैसे बताएंगे हम एटॉमिक मास को। किसी भी एलिमेंट के अगर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर which indicates how many times the mass of an atom of the element is heavier in comparison to 1/12th part of mass of one atom of carbon 12, right। तो कोई भी अगर हम एटम के मास की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन से कंपेयर करके बता रहे हैं कि मास क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ए, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, अभी हमने कहा था ए इज इक्वल टू हो जाएगा mass of one atom of element divided by 1/12th of mass of one atom of carbon। और सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन 12 है। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, यानी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। हम जिसकी बात करेंगे यहाँ पे कार्बन, वो हम 12 की बात करेंगे, यानी जो एटॉमिक नंबर जिसका क्या होना चाहिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के जो भी मासेस दिए रहते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस ही हैं, यानी कार्बन से कंपेयर करके उनके मासेस निकाले गए हैं और फिर वो मासेस यूज़ किए गए। अब बेसिकली एटम बहुत ही छोटा होता है, अगर हम उसके एब्सोल्यूट मास की बात करेंगे यानी ग्राम में या किलोग्राम में निकालेंगे तो बहुत ही फ्रैक्शन में वो वैल्यू आएगी और उसको याद रखना अगेन हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को सिंपलर, ईजियर बनाने के लिए, कैलकुलेशन को और थोड़ा ईजी करने के लिए हम जो मासेस यूज़ करते हैं एटम के वो होल नंबर मासेस होते हैं। अगर कुछ एक्सेप्शन को हम छोड़ दें, जैसे क्लोरीन, उसका मास 35.5 लेते हैं, जिसका एक अपना पर्टिकुलर रीज़न है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट उनके जो मासेस आते हैं वो होल नंबर मासेस होते हैं और वो कहलाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। और रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हमें जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम AMU या एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड स्केल पे ही उसको बताते हैं, जिसको हम डाल्टन स्केल भी कहते हैं इन गिविंग रिस्पेक्ट टू डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने ही एटॉमिक मास की बात करी थी, राइट। अब अगर हम बात करें कि कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके क्या मासेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7n14 लिखते हैं। 7n14 का मतलब है एटॉमिक नंबर 7 है और मास जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं वो मास कितना है यहाँ पे 14। तो ये 14 जो है वो बेसिकली क्या है, 14 AMU करके लिखते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट मास नहीं है, ग्राम या किलोग्राम में मास नहीं है। अब इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना हो कि अगर हमें नाइट्रोजन के एक एटम का एब्सोल्यूट मास बताना हो, ये मासेस कहलाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस, यानी कार्बन को कंपेयर करके बताए गए हैं रिलेटिव एटॉमिक मास जो AMU में होंगे। और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास यानी ग्राम में जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास की बात पूछी जा रही है तो आपको वही मासेस बताने हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। लेकिन अगर आपसे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पूछा जाए तो फिर आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। अब हम AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास 1 AMU की वैल्यू होनी चाहिए कि 1 AMU की वैल्यू कितनी आएगी। हमने अभी बोला कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, हमने कहा वो क्वांटिटी है 1/12th मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, उसी को ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो भी नंबर, जो भी क्वांटिटी आ रही है कैलकुलेट करके 1/12th मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो हमने एक कार्बन के एटम का मास निकाला और एब्सोल्यूट मास निकाला है कि एक कार्बन के एटम का मास कितना आएगा। तो एक कार्बन के एटम का मास होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में, ठीक है। उससे हमने एक कार्बन के एटम का मास डिटरमाइन किया। अब हमें 1 AMU की वैल्यू निकालनी है, तो 1 AMU हो जाएगा 1/12th मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यानी 1/12th इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, राइट। और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है वो यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया है
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड कहलाते हैं, उससे एटम के मासेस निकाले जाते हैं। तो कार्बन का एक मास निकाला, ये आ गया। अब इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, राइट। ये आ जाएगी 1 AMU की वैल्यू, इतनी आ रही है। इसको किलोग्राम में लिखना हो तो इट विल बिकम 1.66 इंटू 10⁻27 kg में आ जाएगा, लेकिन यूजुअली हम ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम में आ जाएगा। अब आप किसी भी एटम का पीरियोडिक टेबल में जो मास दिया है, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, वो आप पिक करिए और 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का एब्सोल्यूट मास मिल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 14 AMU। अब इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, 14 इंटू 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें हमारा आंसर ग्राम में मिल जाएगा, राइट। सेम वे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 AMU। हम अगेन 1 AMU की वैल्यू से 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम अगर कर रहे हैं तो वी विल गेट द एब्सोल्यूट और एग्जैक्ट मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब आप खुद देखिए कि अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कितना -24 में और कितने डिजिट्स होंगे, हमारे लिए याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे पीरियोडिक टेबल में कि ज़्यादातर एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, जैसे 7N14 लिखा है, तो जो मास उसका होता है वो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल ही आता है। ये बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम है 11Na23, तो राइट, तो 11 का डबल 23 नहीं आ रहा है, एक नंबर ज़्यादा आ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट द एटॉमिक मास इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8O और 16 है, और कार्बन की बात करें तो 6C12। तो यहाँ जस्ट डबल है, 6 2 12 और 8 2 16। लेकिन ये सभी केसेस में नहीं होता। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस इज 15 एटॉमिक नंबर होता है, और डबल के हिसाब से जाएंगे तो 30 होना चाहिए, लेकिन 30 नहीं होता है, 31 होता है यहाँ पे इसका मास नंबर। ठीक है, तो एक ज़्यादा आपको मिलेगा, ये थोड़ा सा बस आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी बहुत कन्वीनियंट और ईजी है कि आप मासेस कैसे याद रखें। तो मासेस याद रखने के लिए आप यही याद रख सकते हैं कि आप डबल कर लीजिए तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आई टोल्ड यू कि फर्स्ट 20 या फिर अगर आपसे हो सके तो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपको ज़रूर लर्न होने चाहिए। तो फिर से अगर हम एक क्विक रिकैप करें कि एटॉमिक मास है क्या, तो हमने एटॉमिक मास को बोला द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एक एटम के मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अब एटम इतने छोटे होते हैं साइज़ में कि उनका एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट मास बताना, एब्सोल्यूट और एग्जैक्ट मासेस जो होते हैं वो ग्राम या किलोग्राम में ही होंगे, तो वो बताना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और उनको याद रखना, हम अपने कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो एक एक एटम के मास को याद रखना भी हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के मासेस लिए गए हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिए गए हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कार्बन से कंपेयर करके निकाला गया है कि वो कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन से कितना हैवियर आ रहा है, जो हमने डेफिनेशन की बात करी थी कि बेसिकली एटॉमिक मास जो है वो इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये भी याद रखिएगा, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 और C14। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम C12 की बात कर रहे हैं, राइट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास और क्या होता है, देखिए जैसे अगर हमें बात बतानी है कि वन बॉय इज ऑफ, उसका खुद का वेट 60 kg है, अगर हम उसका सीधे वेट बता रहे हैं कि उसका वेट 60 kg आ रहा है, तो हमने उसका ये एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट मास बताया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से ना बता के हम इस तरह से बता रहे हैं कि अगर हम दूसरे लड़के से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका जो वेट है वो दूसरे वाले बच्चे के वेट का हाफ है, राइट। तो हमने सीधे नहीं बताया है, हमने इनडायरेक्टली बताया है, हमने रिलेट करके बताया है कि एक दूसरे बच्चे से उसका वेट डबल है या हाफ है या 1/4 है, जो भी बता रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसको रिलेट करके बता रहे हैं। तो जब ऐसे ही हम एटम के मासेस की बात करते हैं और कार्बन से रिलेट करके बताते हैं तो वो हो जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस।
और जहाँ पर भी हमको एटम के एग्जैक्ट मास की ज़रूरत पड़े ग्राम में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिलेटिव मास पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, हम उसको 1 AMU की वैल्यू यानी कि 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। 1 AMU की वैल्यू आई कहाँ से, तो वो भी यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है कि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जो है वो 1 AMU कहलाता है, और ये पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास 1 AMU की वैल्यू भी आ गई। तो एटॉमिक मास, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि एटॉमिक मास क्या है। और एनसीईआरटी में भी कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का मास 1, तो कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40। तो इस तरह से मासेस दिए हुए हैं, लेकिन आपको 1 से लेके 20 तक के पूरे मासेस अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।